दोस्तों, एक कैदी जिसको अदालत हत्या और रेप के आरोप में फांसी की सज़ा सुना देती है और जैसे ही उस कैदी को फांसी देने का समय नज़दीक आता है तो फांसी देने से ठीक एक दिन पहले जेलर उस कैदी के पास जाता है और कहता है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर उससे पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बता सकते हो। अब ये सुनने के बाद कैदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कैदी रोने लगता है और कुछ देर चुप रहता है। अब जेलर एक बार फिर उस कैदी से कहता है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर उससे पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम कुछ खाना पीना चाहते हो या किसी से बातें करना चाहते हो तो तुम बता सकते हो। कुछ देर चुप रहने के बाद कैदी एक दर्द भरी आवाज़ से बोलता है और कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा ये है कि वह अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। अब ये सुनने के बाद जेल प्रशासन के सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं और जेल प्रशासन भी उस कैदी को उसकी पत्नी से मिलाने के लिए, उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी तैयारियों में लग जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना को लेकर, एक नई कहानी को लेकर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। और इसी अलीगढ़ में दो दोस्त रहते हैं, जिसमें एक का नाम प्रमोद होता है जिसकी करीब 32 साल की उम्र होती है, जबकि दूसरे का नाम रोहित होता है जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है। दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, दोनों साथ में खेलते कूदते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं और साथ में ही एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं। दोनों की जो दोस्ती होती है बहुत ही गहरी और बहुत ही सच्ची और पक्की होती है। दोनों की दोस्ती के किस्से बड़े मशहूर होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ प्रमोद की शादी हो जाती है और शादी होने के करीब 1 साल के बाद उसको एक बेटा भी होता है। अब जैसे ही प्रमोद की शादी होती है तो शादी के बाद प्रमोद के खर्चे बढ़ जाते हैं और प्रमोद अपने काम में और लगन और मेहनत के साथ लग जाता है। अब जैसे ही वो अपनी मेहनत और लगन के साथ अब उस कंपनी में काम करता है तो कंपनी भी उसको उसका इनाम देती है और उसका प्रमोशन कर देती है और उसके कद को बढ़ा देती है। अब जैसे ही प्रमोद का प्रमोशन होता है तो उसका प्रमोशन होने के बाद उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जबकि उसका दूसरा दोस्त रोहित एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है। दरअसल रोहित की एक गर्लफ्रेंड होती है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को अक्सर अपने रूम पर लेकर आता है और कई कई घंटे उसके साथ बिताता है। प्रमोद ये सब देखता है और ये सब देखने के बाद रोहित को कई बार समझाता है, लेकिन रोहित अपने दोस्त की बात को इग्नोर कर देता है और उस लड़की के प्यार में इतना पागल होता है कि कई कई दिनों तक अपनी कंपनी से गायब रहता है और उस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। अब कंपनी जब ये सब कुछ देखती है तो कंपनी रोहित को नौकरी से निकाल देती है। अब जैसे ही रोहित को नौकरी से निकाला जाता है तो वह बेरोजगार हो जाता है और मन ही मन वह इसका आरोप प्रमोद पर लगा रहा होता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रमोद का हाथ है। अब नौकरी छूटने के बाद उधर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको शादी का दबाव बनाने लगती है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है और इसी बात को लेकर के रोहित परेशान रहने लगता है। रोहित डिप्रेशन में आ जाता है। उधर प्रमोद एक दिन जैसे ही शाम के समय अपनी कंपनी से छुट्टी के बाद अपने रूम पर लौट रहा होता है और जैसे ही अपने रूम पर जाता है और रूम के अंदर प्रवेश करता है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है, क्योंकि अंदर उसके बेड पर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी होती है। अब ये सब देखने के बाद प्रमोद घबरा जाता है, डर जाता है और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद जैसे सबसे पहले उस लड़की की लाश को अपने कब्जे में लेती है। लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस आसपास के इलाके की छानबीन करती है, आसपास जांच पड़ताल करती है और जब इस बारे में प्रमोद से पूछताछ करती है तो प्रमोद बताता है कि साहब का एक दोस्त है रोहित, ये उसकी ही गर्लफ्रेंड है, इसकी मौत कैसे हुई है इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अब जैसे ही पुलिस को रोहित के बारे में जानकारी मिलती है तो रोहित से पुलिस तुरंत संपर्क करती है। रोहित भी पुलिस की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंचने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड की लाश से लिपट कर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और उसकी मौत का जिम्मेदार प्रमोद को ठहरा देता है, यानी उसकी हत्या का जो आरोप है वह प्रमोद के ऊपर लगा देता है। पुलिस प्रमोद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है और उधर उसकी लाश को पीएम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब जैसे ही उसकी पीएम रिपोर्ट आती है तो पीएम रिपोर्ट के मुताबिक जो उसकी मौत का कारण आता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अदालत में केस चलता है और करीब 1 साल तक केस चलने के बाद अदालत प्रमोद को उसकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा सुना देती है। तो जेल प्रशासन भी उसको फांसी देने की तैयारियों में लग जाता है और फांसी देने से करीब 1 दिन पहले जेलर प्रमोद के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कल फांसी दे दी जाएगी, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम हमें बता सकते हो।
ये सुनने के बाद प्रमोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रमोद रोने लगता है। जेलर एक बार फिर प्रमोद से कहता है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम किसी से बातें करना चाहते हो, कुछ खाना पीना चाहते हो, तो तुम हमें बता सकते हो। ये सुनने के बाद प्रमोद कुछ देर चुप रहता है और कुछ देर चुप रहने के बाद एक दर्द भरी आवाज़ में कहता है और बताता है कि उसकी आखिरी इच्छा यह है कि वह अपनी आखिरी रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता है। ये बात सुनने के बाद जेल प्रशासन के सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। लेकिन जेल प्रशासन भी उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने में जुट जाता है, लग जाता है और बाकायदा एक रूम तैयार किया जाता है और उस रूम के अंदर वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया जाता है ताकि अंदर कोई अनहोनी या कोई बातचीत हो सके तो पुलिस के जो जेल प्रशासन के कर्मचारी हैं वे उसको सुन सकें। जेल प्रशासन प्रमोद की पत्नी के पास इस बात की सूचना भेजती है और प्रमोद की पत्नी को जेल के कर्मचारी लेकर के प्रमोद के रूम में लेकर जाते हैं। अब जैसे ही उसकी पत्नी उसके रूम में जाती है तो अपने पति से लिपट कर रोने लगती है, बिलखने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुमने यह हत्या नहीं की है, तुम अपने दोस्त के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हो। उधर प्रमोद भी अपनी पत्नी से लिपट कर रोने लगता है, बिलखने लगता है और कहता है कि मैं गीता की कसम खाता हूँ कि मैंने हत्या नहीं की है। दोनों रो रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। उधर जेल प्रशासन भी उनकी सभी बातें सुन रहा होता है और जेल के कर्मचारी भी उनकी बातों को सुनकर कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई घंटों तक दोनों बातें करने के बाद अब जब जैसे ही उसकी पत्नी का वापस जाने का समय आता है तो प्रमोद की पत्नी एक बार फिर अपने पति से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी ही बनकर इस दुनिया में आऊँगी और इस जन्म में न सही अगले जन्म में हम दोनों साथ रहेंगे। और जैसे ही प्रमोद की पत्नी वापस जाती है, दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। प्रमोद की पत्नी कुछ दूर चलती है और कुछ कदम चलने के बाद बेहोश होकर वहीं जेल के फर्श पर गिर जाती है। ये सब नज़ारा देखकर जेल के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये नज़ारा देखने के बाद कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी लगता है कि प्रमोद बेकसूर है और उसको फांसी देना गलत है। अब जेल प्रशासन उसकी फांसी को कुछ दिनों के लिए टाल देता है और इस केस की दोबारा जांच पड़ताल की जाती है, दोबारा छानबीन की जाती है। अब अदालत जैसे इस केस की दोबारा जांच पड़ताल करवाती है, छानबीन करवाती है और रोहित को पुलिस एक बार फिर गिरफ्तार करती है और जब उससे कड़ी पूछताछ करती है, अपने तौर तरीके अपनाती है तो रोहित टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दरअसल रोहित बताता है कि साहब उसकी हत्या प्रमोद ने नहीं बल्कि उसी ने की है। दरअसल रोहित बताता है कि उसकी नौकरी छूट जाने के बाद वह काफ़ी परेशान और काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगता है। उधर उसकी गर्लफ्रेंड उसको उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है और इसी बात को लेकर वो परेशान रहने लगता है और कहीं ना कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी हत्या का जो आरोप है वो अपने ही दोस्त प्रमोद के ऊपर लगा देता है। अब जैसे इस पूरी घटना का खुलासा होता है तो खुलासा होने के बाद अदालत प्रमोद को रिहा कर देती है। अब प्रमोद की पत्नी एक बार फिर जेल पहुंचती है और जेल पहुंचने के बाद उसके गेट पर अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही उसका पति जेल से बाहर आता है तो दोनों एक बार फिर आपस में लिपट कर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।